बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब पासिंग ऑफ यूरिन वाला जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, दैट इज वाज द लास्ट थिंग व्हिच वी डिड। मिक्चुरेशन के बारे में हमने बात किया था कि कैसे आपके ब्लैडर फिल होता है और फिर उससे आपकी यूरिन पास होती है। सो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट लेक्चर। तो आज उसके आगे जाते हैं, लेट्स सी आज के क्लास में हमें क्या देखना है। तो काफी इनिशियल टॉपिक तो हमारा काफी सिंपल रहेगा, एंड देन विल अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर। सो दोनों ही चीज आपकी कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बड़ी सिंपल चीज है। सो चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन। हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको देखने के पहले याद रखना कि पिछले क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी, तो प्लीज याद रखना कि आपका ग्लूकोज अगर यूरिन में आपको मिल जाए, देन समझ जाना द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज, उस पेशेंट को वहां पे डायबिटीज हुआ है, एंड दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, आपके जो फैट्स होते हैं इनको हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उनमें से कीटोन्स बनते हैं, और अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसके बॉडी के अंदर लाइक फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, जो हमने देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मिक्चुरेशन, ये हमने बात किया था, एंड देन वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो ये सब हम चीजें देख चुके हैं, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। और बाकी के ऑर्गन्स कौन से होते हैं और वो कैसे रोल प्ले करते हैं आपके एक्सक्रीशन के टाइम पे। अभी तक हमने देखा कि आपकी किडनी कैसे आपकी रोल प्ले करती है, वी हैव सीन द रोल ऑफ द किडनी। अब हम दूसरे ऑर्गन्स की भी बात कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सक्रीशन के टाइम पे। नाउ लेट्स सी, यू विल हैव अ लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स हेल्प करते हैं आपका CO2 रिमूव करने में। सो लंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सहेलिंग द CO2 फ्रॉम द बॉडी, राइट। अप्रोक्सीमेटली 200 ml जितना लंग्स आपका CO2 रिलीज करते हैं पर मिनट। हर मिनट के अंदर अराउंड इतना अमाउंट ऑफ CO2 आप बॉडी के बाहर आप रिलीज करते हो। उसके साथ साथ जब आप CO2 रिलीज कर रहे हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी आपका बाहर निकलेगा। तो CO2 तो आपका निकल ही रहा है, और उसके साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आपका मॉइस्चर भी बॉडी के बाहर निकल जाता है। इवन द मॉइस्चर स्मॉल अमाउंट इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी, सो दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड ओवर एज अ वाटर। सो जब हम मॉइस्चर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी आपका बॉडी के बाहर निकलता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। याद रखना, अराउंड 400 ml जितना पानी आपका हर दिन आपका रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द बॉडी। दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपका बॉडी से आपका बाहर निकाला जाता है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। वाटर मतलब मॉइस्चर के फॉर्म में आपको वाटर आपका बाहर निकलेगा। नाउ डिफरेंट वॉलेटाइल मटेरियल आर आल्सो रियली एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स। कई सारे स्मॉल वॉलेटाइल चीजें भी आपकी लंग्स से आपकी निकाली जाती है, बट आपको याद यहाँ पे इतना रखना है कि 400 ml वाटर एंड योर CO2 इज मेनली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द लंग्स। Then you have the skin. Human skin possesses two types of gland. You have a sweat gland and you have a sebaceous gland. Sweat gland आप जाते हो, यहाँ से आपका स्वेट निकलता है, सुडोरिफिक ग्लैंड, ये आपके वो ग्लैंड से जहां से आपका स्वेट आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड का, जिनको हम इवन कहते हैं एज ऑयल ग्लैंड्स, तो आपको ये फेस पे आपको काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ लोग की स्किन ऑयली होती है, थोड़ी कुछ लोग की स्किन थोड़ी ऑयली होती है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से आपका ऑयल का सिक्रेशन होता है। सो फ्रॉम हियर द ऑयल सिक्रेशन विल हैपन। तो जब आपका सेबेशियस ग्लैंड में से आपका ऑयल निकल रहा है, अगर आपके स्वेट ग्लैंड में से अगर आपका स्वेट निकल रहा है, तो स्वेट में आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए? तो स्वेट के अंदर आपको काफी ज्यादा चीज आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। सो स्वेट विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ योर वाटर। आपके पसीने में आपको मिलेगा वाटर कंटेंट, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका सॉल्ट कंटेंट, NaIN, Cl आयंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये भी आपको स्वेट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो आपके स्वेट के अंदर आपको काफी चीजें आपको मिल जाती है। यू कैन हैव यूरिया, NaCl, वाटर, ये सारा आपका बॉडी के बाहर आपका निकलता है। लेकिन यूरिया बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यहाँ पे नहीं निकलता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। तो काफी सारे सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड। इसमें आपको वाटरी फ्लूइड आपको मिलेगा कंटेनिंग द NaCl, small amount of your urea, lactic acid, etc. तो ये बात है ना कि इसके अंदर आपको मिलेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एक्सेट्रा।
Though the primary function of the sweat is to facilitate cooling effect of the body, it also helps in the removal of the some of the waste material, waste mentioned above. देखिए एक बात याद रखना कि जब भी आपको पसीना छूटता है ना, या जब भी आपका पसीना निकल जाता है, इसका मेन रोल यहाँ पे होता है कि आपको ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें. सो जनरली आप नोटिस करना कि अगर आप किसी गर्मी वाले एरिया में हो या अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको पसीना निकलेगा. तो प्रेस्पिरेशन, जब आपका पसीना निकल रहा होता है जिसे हम प्रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो वो होने का रीजन ये होता है ताकि आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिले, आपकी बॉडी को एक ठंडक वाला इफेक्ट वहां पे मिले, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो किया जा सके. तो वो तो एक इसका रोल होता है, वो काम होता है हमारे यहाँ पे स्वेट का. तो स्वेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे यही रहेगा, टू क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट, टू क्रिएट द कूलिंग इफेक्ट. और इसके अलावा कई सारे जो वेस्ट कंटेंट आपका होता है वो भी आप बॉडी के बाहर निकाल देते हो, जैसे यूरिया, NaCl, वाटर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ माई लैक्टिक एसिड. ये सारी चीजें भी आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो यूजिंग द स्वेट. तो ये एक सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन sebaceous gland eliminate certain substance like sterol, hydrocarbon and waxes through the sebum. तो जो आपका ऑयली सिक्रेशन यहाँ पे निकल रहा है, जो भी आपका sebaceous gland से, जो आपके स्किन से आपका जो ऑयली सिक्रेशन निकल रहा है, उस ऑयली सिक्रेशन को हम यहाँ पे नाम देंगे एंड दैट नेम हियर इज कॉल्ड एज माय सीबम. इसको हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज योर सीबम. अब सीबम के अंदर भी कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल हो सकता है. सो क्या क्या वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा? यू विल फाइंड समथिंग लाइक माय स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस. तो ये तीन चीजें आपकी सीबम में आपको मिलती है और इनके वजह से वो एक थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी आपको इसकी बन के आपको निकलती है. दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन. ये आपको एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग आपके स्किन के ऊपर बना के रखती है. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि sebaceous ग्लैंड जो आपके यहाँ पे होता है उसके थ्रू भी आप चीजें बाहर निकालते हो कुछ चीजों को, जैसे कि मेरा स्टेरॉल हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए एंड यू हैव सम वैक्सेस, सो दे आर आल्सो कमिंग आउट अलोंग विद द स्किन. तो ये हो गया हमारे यहाँ पे sebaceous ग्लैंड और ये हो गया हमारे यहाँ पे स्वेट ग्लैंड. सो ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखना. देन लीवर भी आपका एक सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी के अंदर और ये भी काफी चीजों को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है. सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड द बॉडी और ये भी आपके कुछ सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करेगा. तो इनका नाम याद रखना, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल. राइट, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स. तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग, इन सबको आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो और इन्हें निकालने में आपकी लीवर आपके यहाँ पे मदद करता है. तो याद रखना, कई बार होता क्या है कि ये सारा जो कंटेंट है इसको आप बॉडी के बाहर कैसे निकालोगे? स्किन में से कुछ चीजें निकल रही थी, किडनी अपना काम करी यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का, लंग्स निकाल रहे आपके CO2 को बाहर, ये लोग कैसे बाहर निकालेंगे? तो ये सब अपना जो कंटेंट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ये सारे कंटेंट को लोग डाल देंगे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर. सो ऑल दिस वेस्ट नाउ विल बी एडेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये सारा का सारा वेस्ट जो मेरे यहाँ पे होगा, दैट विल बी एडेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सारा का सारा आपका जो वेस्ट यहाँ पे होता है उसे वो लोग वहां पे डाल देंगे. जैसे ही आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सारा का सारा वेस्ट अपना यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा? आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके साथ ये सब सारी चीजें आपकी निकल जाएगी. Everything will come out along with the undigested food. So most of this substance ultimately pass out through the digestive waste. Majority of the substance will pass out through the digestive waste के साथ ये आपका बॉडी के बाहर निकल आएगा. तो ये बात प्लीज याद रखना कि सारा कंटेंट आपके खाना जो होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो आपका होता है खाने का, उसके साथ ये बॉडी के बाहर आ जाएगा. तो इतनी बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ दिस. सो लिवर secretes bile containing the bilirubin, biliverdin, कोलेस्ट्रॉल. ये होता है सब बाइल के अंदर. दिस इज ऑल फाइंड इन द बाइल. ठीक है. डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स इसमें आपको मिल जाएंगे, विटामिन्स एंड ड्रग्स, जो भी ब्रेक डाउन करने के बाद, देखो ये विटामिन्स जो है इनको ब्रेक डाउन कर दिया गया है, उसके बाद जो सब्सटेंस रह गया उसे हम वेस्ट ही मानते हैं. यू डोंट कीप इट एज अ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, वो वेस्ट ही होता है, तो उसे भी आपको बॉडी के बाहर निकालना है. तो ये वाली बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. अच्छा, एक और चीज याद रखना, शॉर्ट में याद रख लो कि जो बाइल होता है ना, जो लिवर बनाता है, बाइल आपकी मदद करता है फैट डाइजेशन में. बाइल आपकी मदद करता है आपका इन द फैट डाइजेशन. ठीक है. तो बाइल को आप रिलीज करते हो इंटेस्टाइन के अंदर और उसके अंदर कई सारे काम, जो बिना काम की चीज होती है वो आपकी ये सब होती है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल. ये सब कोई काम का नहीं होता उसके अंदर, इसको आपको वॉइस बॉडी के बाद आपको निकालना होता है. तो ये भी आपका निकल जाएगा.
तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। तो क्या लीवर वाली बात आप सबको समझ आ रही है? इज द लीवर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इतना याद रखना, ये सारे आपके एक्स्ट्रा ऑर्गन से आपके यहाँ पे, और इस तरीके से ये आपके सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। सो ऑल द अनडाइजेस्टेड वेस्ट और अननेसेसरी वेस्ट कैन बी थ्रोन आउट यूजिंग अदर ऑर्गन्स एज वेल। तो किडनी तो अपना काम कर रही है, बट ये लोग भी अपना काम करते हैं ताकि कोई भी वेस्ट आपकी बॉडी में इकट्ठा ना हो, उसे आप बॉडी के बाहर निकाल सको। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। अब हम बात करेंगे, तो ये सब तो हम अच्छा, अब इसका आंसर आप मुझे वैसे अनम्यूट करके बता दो। Which of these option are going to be correct in All this? of these. All of these. Option D. ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर आई थिंक आप लोग मुझे दे चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर। सो यू नो दैट एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच विल बी रेगुलेटिंग द यूरिन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ऑलराइट, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डिसऑर्डर। कि डिसऑर्डर कौन से होते हैं और उनका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सो व्हाट दे आर एक्चुअली नोन एज। सो पहला जो डिसऑर्डर हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ माय यूरेमिया। सो पहला जो नाम आपको यहाँ पे है दैट इज माय यूरेमिया। यूरेमिया का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है यू हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। आपके ब्लड के अंदर आपको मिलेगा एक बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन आपके यूरिया का। सो यू हैव अ हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। सो यू विल हैव द हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, सो अगर आपका यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, समझो आप एक डॉक्टर हो और आपको एक पेशेंट का ब्लड प्रोफाइल दिखता है, उसमें आपको दिख रहा है यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया। अगर आपको ऐसा चीज अगर आपको दिख जाता है, समझ जाना द पर्सन इज सफरिंग विद यूरेमिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपका इतना हाई अमाउंट में यूरिया अगर ब्लड के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा। अब आप में से कोई मुझे बताइए हैंड रेज करके कि अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी के ब्लड प्रोफाइल के अंदर अगर आपको यूरिया बहुत ज्यादा दिख रहा है तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो या क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, बताइए, सोचिए, बताइए, थोड़ा बताइए मुझे यहाँ पे कि अगर आपको दिखता है किसी के ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिया है, राइट, उस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे एज ए यूरेमिया। यू टेल मी कि अगर यूरिया ज्यादा है ब्लड के अंदर तो इससे आप क्या सोच के बोल सकते हो कि उसे क्या हुआ होगा। उसकी किडनी काम नहीं कर रही होगी। उसकी किडनी वहां पे काम नहीं कर रही होगी, बिल्कुल सी बात है, किडनी इज नॉट फंक्शनिंग। सो किडनी नॉट वर्किंग। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं करी तो सिंपल सी बात है कि आपका जो यूरिया आपका बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए था वो आपका बॉडी के बाहर निकल नहीं रहा। जो यूरिया आपके बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए था वो आपका बॉडी के बाहर निकल नहीं रहा, वो आपका इकट्ठा हो रहा है, और क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है ब्लड के अंदर तो इसलिए आपको हाई अमाउंट ऑफ यूरिया आपको बॉडी के अंदर आपको दिख जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है तो दैट मींस यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड। का हाई अमाउंट ऑफ यूरिया का मतलब ये होता है कि किडनी शायद आपका काम नहीं कर रही। ठीक है, और याद रखना अगर यूरिया ज्यादा हुआ, इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया देन इट कैन अफेक्ट द अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस। इट कैन अफेक्ट working of other organs। बाकी के ऑर्गन्स जो आपके यहाँ पे है उनके काम करने में वो लाइक उलझन क्रिएट कर सकता है, मैं कहूंगा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसका बॉडी के बाहर निकलना जरूरी होता है। तो ये बात याद रखना कि हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड दैट इज माय यूरेमिया। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, एक और टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड एज माय एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेस अमाउंट, तो आप यहाँ पे समझिए लेस अमाउंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है। लेस अमाउंट का यहाँ पे मतलब ये होता है दैट यू विल बी फॉर्मिंग अ यूरिन व्हिच विल बी लाइक लेस देन 50 मिलीलीटर। मतलब इसके यहाँ पे अगर किसी को एन्यूरिया हुआ है तो समझ जाना उसके अंदर यूरिन बनेगी हर दिन, वो बनेगी अराउंड 50 ml जितनी। इतना ही यूरिन पर्सन पास करेगा, इतना ही पर्सन यहाँ पे यूरिन पास करेगा। तो यूरिन यहाँ पे जो आपका बन रहा है वो आपका बहुत कम बन रहा है। आप समझे इस बात को कि यूरिन जो आपका बनेगा यहाँ पे आपका बहुत कम बनेगा। तो ऐसा क्यों होगा?
अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही, अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही सही तरीके से, देन यू विल फाइंड अ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज फॉर्म। और अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा कि यूरिया जो ब्लड के अंदर होगा वो ज्यादा ही रहेगा। सो इन दिस कंडीशन विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी सीन। तो अगर आपके सामने सवाल आता है, एक्सक्यूज मी, अगर आपके सामने सवाल आता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर एक बहुत कम अमाउंट में यूरिन बनता है बॉडी के अंदर या बॉडी बनाती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एन्यूरिया। और एन्यूरिया एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि मेरी किडनी वहां पे सही से काम नहीं कर रही। अब आप लोग मुझे बताइए कि नॉर्मली एक पर्सन एक दिन में कितना यूरिन आउटपुट होता है उस पर्सन का? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। राइट, 1.5 लीटर आपका नॉर्मल आउटपुट आपके यहाँ पे रहता है, लेकिन उतना तो हो नहीं रहा ना। यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एन्यूरिया। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आप एज एन्यूरिया। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, राइट। ऐसा अगर आपको केस मिलता है तो आप समझ जाना इट हैज टू डू विद समथिंग विद द किडनी, आपके यहाँ पे काम नहीं करी सही तरीके से। ओके, तो क्या यूरेमिया आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे रेनल कैलकुली के बारे में। सो रेनल कैलकुली को अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, इफ आई टॉक अबाउट रेनल कैलकुली, रेनल कैलकुली, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यहाँ पे होता है किडनी स्टोन। दिस सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माय किडनी स्टोन। अब ये किडनी स्टोन बनता किससे है? ये किडनी स्टोन जनरली देखा गया बनते हुए बिकॉज ऑफ द ऑक्जेलेट सॉल्ट, ऑक्जेलेट सॉल्ट्स। सो ऑक्जेलेट सॉल्ट्स की वजह से ये एक आपका जो केमिकल होता है, आपका जो सब्सटेंस होता है, इसके वजह से आपके किडनी में आपके स्टोन्स बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। अब ये ऑक्जेलेट सॉल्ट्स क्या होता है? ये बेसिकली एक कंपोनेंट है जो आपके खाने के अंदर आपको मिल जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कंपोनेंट यू फाइंड इन द फूड इंग्रेडिएंट्स। तो कई सारे फूड के अंदर, कई सारे खाने के अंदर आपको ऑक्जेलेट सॉल्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि ऑक्जेलेट सॉल्ट्स आपको मिल सकते हैं अच्छे अमाउंट में इन योर टोमेटो, यू कैन फाइंड देम इन अ बीट। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल है, दे विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्जेलो सॉल्ट्स, उसके अंदर आप ऑक्जेलेट सॉल्ट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ऑक्जेलेट सॉल्ट्स क्या करते हैं? दे कैन फॉर्म द क्रिस्टल। अगर ये आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो गए, अगर इनका अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो गया, नॉर्मली इनका बॉडी में अमाउंट रहता ही है, आप कुछ भी खाओ इनका बॉडी के अंदर अमाउंट रहता है, लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो गया देन दे कैन फॉर्म द क्रिस्टल। ऑक्जेलेट सॉल्ट्स के यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, दे फॉर्म द क्रिस्टल्स। तो वहां पे उनके क्रिस्टल्स आपके बनने लगेंगे एंड दोस क्रिस्टल्स विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ किडनी स्टोन। तो यही बेसिकली आपका फ्यूचर में आपका किडनी स्टोन बना लेंगे। सो दिस क्रिस्टल्स ओवर हियर विल फॉर्म द, यू कैन कॉल देम एज अ किडनी स्टोन्स। इनको आप कह सकते हो एज अ स्टोन्स, सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर आपका किडनी स्टोन अगर आपका बन रहा है तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ। देखिए, ये आपका बन सकता है यूरेटर में, आपका बन सकता है ब्लैडर में, आपका बन सकता है। ठीक है, सो यू कैन फाइंड अ किडनी स्टोन इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। वो डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे स्टोन आपका बन रहा है। सो यू कैन फाइंड अ किडनी स्टोन इधर इन द ब्लैडर में, या फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर में आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा, राइट। या फिर कई बार आपको ये बनते हुए आपको मिल जाता है यूरेटर के अंदर, आपको बनते हुए आपको मिल जाता है। ठीक है, या कई बार तो आपका रेनल पेल्विस में भी आपको ये बनते हुए आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि अगर आपका किडनी स्टोन फॉर्मेशन आपका होता है या किसी को किडनी स्टोन का इश्यू होता है तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। ये बात आई थिंक हिमाचल में हमने देखा गया है दैट अ वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल हैव द इश्यू ऑफ किडनी स्टोन। काफी ज्यादा लोगों को किडनी स्टोन का इश्यू रहता है। उसका एक रीजन ये भी दैट यू ड्रिंक वाटर विच हैज अ हाई अमाउंट ऑफ लाइक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, राइट। हम लोग वहां पे काफी जो पानी पीते हैं विच इज गोइंग टू बी हैविंग हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, तो देखा गया कि उसके वजह से आपका स्टोन फॉर्मेशन आपका काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या ये बात सही है गलत है जो मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. राइट, कॉमन ओवर देयर। ठीक है, तो अगर आपने कभी कोई केस देखा हो किडनी स्टोन वाला, so it's a quite a painful procedure actually, it's a quite a painful condition, right? So people suffering with a renal calculi suffer through excruciatingly painful, so having this condition is going to be excruciatingly painful। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है।
अब इतना पेनफुल ये कंडीशन होता है, और ये पेन आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए, वेयर द पेन विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। पेन आपको मिलेगा आपके लाइक, हाँ जी बेटा बताइए बताइए बताइए। No, sir. No, नहीं sir. बता, ठीक है। एक तो बैक में होता है पेन, लोअर बैक में, आई वुड से लोअर बैक में आपको मिलेगा होता हुआ पेन आपका, और ये पेन आपका और बढ़ता जाता है, एंड इट कैन कम टू द पेल्विक एरिया, in the pelvic region also you will have this kind of pain, right? उसके बाद even near the gonads, right, near the gonads, so the pain is going to reach, so ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल आपको कंडीशन आपको होते हुए मिल जाती है। लोअर बैक में आपका ये पेन चालू होता है और ये आपके पेल्विक एरिया तक आपका पहुंच जाता है, आपके गोनाड्स जहाँ पे आपके होते हैं वहां पे तक भी आपको यहाँ पे पेन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। so it is a quite a painful condition। जनरली इसको आप ट्रीट कर सकते हो बाय मेडिसिन। अब डिपेंड करता है कि आपका स्टोन का साइज क्या है। अगर आपका स्टोन का साइज बहुत बड़ा होता है देन समटाइम अ डॉक्टर माइट रिकमेंड अ सर्जरी। अगर स्टोन का साइज नॉर्मल है, छोटा है, सो कई बार मेडिसिन के थ्रू वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे कोई सिचुएशन को अवॉइड करने का, टू ड्रिंक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जितना आप पानी पियोगे उतना कम चांसेस है आपका स्टोन बनने का, ठीक है। तो पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इवन याद रखना कि अगर कोई एक्सेस में प्रोटीन खा रहा है, अगर किसी का एक्सेस में प्रोटीन वाला डाइट है, तब भी आपका किडनी स्टोन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो सकता है। तो याद रखना किडनी स्टोन फॉर्मेशन जब होता है तो ये फॉर्मेशन आपका हो सकता है ब्लैडर में, हो सकता है यूरेटर में, हो सकता है पेल्विस में, हो सकता है लोअर बैक में आपको पेन मिलेगा, पेल्विक एरिया में आपको पेन मिलेगा, गोनाड्स वाली एरिया में आपको पेन मिलेगा। और ये टर्म याद रखना, ऑक्सलेट सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और यही क्रिस्टल्स फिर एक्चुअली एक्ट करते हैं एज अ स्टोन। तो इसलिए आप कभी नोटिस करना, डॉक्टर रेकमेंड करता है जिनको किडनी स्टोन का इश्यू हो कि वो टमाटर कम खाए और बीट कम खाए, उनको रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। ये कभी आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पता सुना नहीं होगा, और उनको कुछ एक डाइट फॉलो करने के लिए बोला था कि आप ये डाइट को आप फॉलो ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। हाई प्रोटीन डाइट भी उनके लिए प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट कर सकता है। सो इतनी बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माई रेनल कैल्कुली, दैट इज माई किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन को लेकर आपने एक बात सुनी होगी, लेट मी मेंशन ओवर हियर, कि अगर किसी को किडनी स्टोन होता है सो कई बार उनको ब्लीडिंग भी होती है। सो ब्लड इन द यूरिन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, blood in urine is also observed to a people suffering with the kidney stone, right। अगर ब्लड मिल रहा है किडनी के, अगर ब्लड मिल रहा है यूरिन के अंदर, सो ये बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि आपका किडनी स्टोन जो आपका था वो आपका आपके ब्लैडर के वॉल से टच कर रहा था, राइट। या फिर ये आपका किडनी स्टोन जो आपका था वो यूरेटर की वॉल से टच कर रहा था, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा था। तो उसके इससे क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड वहां से निकल आ सकता है या ब्लड वहां से ऊज आउट कर सकता है, एंड दैट ब्लड कैन बी सीन इन द यूरिन एज वेल, ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए मिली है दैट पीपल सफरिंग रेनल कैल्कुली, उनके अंदर कई बार आपको मिलता है दैट दे विल हैव द ब्लड इन द यूरिन। और याद हैं ब्लड यूरिन में क्यों है, क्योंकि आपका जो स्टोन है वो वॉल से टकरा रहा है, वो यूरेटर की वॉल से टकरा रहा है या आपके ब्लैडर की वॉल से टकरा रहा है, तो उसके से थोड़ा सा वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वहां से ब्लड निकलता है, ठीक है। अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक डॉक्टर, अगर आपको एक यूरिन के सैंपल में अगर आपको ब्लड देखने के लिए मिलता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेमेट्यूरिया, बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेमेट्यूरिया। इस कंडीशन का मतलब ये होता है दैट सिंपली हेमेटोयूरिया सिंपली मींस योर ब्लड इन यूरिन, राइट। वो ब्लड होने का रीजन काफी चीजें हो सकती है, ठीक है। याद रखना अगर ब्लड मिल जाए यूरिन में सो दैट डज नॉट ऑलवेज मींस अ किडनी स्टोन, इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। बट अगर आपको ब्लड मिलता है यूरिन में सो दैट इज कॉल्ड माय हेमेट्यूरिया इज अ टर्म, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। हेमेट्यूरिया इज अ टर्म आई बी यूजिंग इफ देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड इन द यूरिन। तो ये भी एक बात आप यहाँ पे सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, kidney stone, mass of crystallized salt formation happens within the bladder or ureter, and oxalate salt formation can be seen happening over there. So oxalate salt जैसे आपको यहाँ पे crystal salt आपके यहाँ पे बनते हैं, and ये कहीं से भी like obviously it's going to be harmful for the body and it leads to kidney stone formation. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that is my renal calculi। तो क्या renal calculi आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या चीजें खाने से renal calculi हो सकता है? Tomato and Tomato beets. टमाटो, बीट और
एक्सेस प्रोटीन। हाँ जी, एक्सेस प्रोटीन डाइट। अगर एक्सेस प्रोटीन डाइट अगर आपका होता है, सर ये भी मैं मेंशन करता हूँ आपको यहाँ पे, दैट इफ यू हैव अ एक्सेस प्रोटीन वाला डाइट, तब भी आपका यहाँ पे किडनी स्टोन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो सकता है। तो ये बात आपके यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल सी बात है, राइट। तो इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रेनल फेलियर। रेनल फेलियर का मतलब सिंपल यहाँ पे होता है आपका किडनी काम नहीं कर रही। तो ये चीज आप यहाँ पे दिमाग में उठा लो कि आपका जब भी आपके सामने टर्म आएगा आपके यहाँ पे रेनल फेलियर का, दैट मीन्स योर किडनी इज नो लॉन्गर वर्किंग। अब याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि अगर आपकी एक किडनी अगर आपकी काम नहीं करी तो तब भी आपका दूसरी किडनी आपका काम संभाल सकती है, राइट। सो इवन इफ यू डोंट हैव वन किडनी फंक्शनिंग, स्टिल द अदर किडनी विल टेक अप मेजॉरिटी ऑफ द रोल। बट अगर आपकी दोनों किडनी काम नहीं करी, देन ये आपके लिए एक बड़ी ही कंसर्न वाली बात हो जाती है। तो अगर रेनल फेलियर किसको होता है तो उसका आउटकम क्या होता है? अगर आपकी किडनी काम नहीं कर पाई तो उसका आउटकम क्या होगा? यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर एन्यूरिया। ये तो आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है। एन्यूरिया जब भी आपके सामने टर्म आएगा आप समझ जाना कि यहाँ पे अब आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका होने नहीं वाला है जितना होना चाहिए था। सो इफ द समवन इज सफरिंग विद रेनल फेलियर, so you can have a urine formation is going to come down. So anuria means you'll have a very less amount of urine formation. एक ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकती है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रेनल फेलियर का रीजन क्या है। तो रीजन कई सारे हो सकते हैं। रीजन हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया है किडनी के अंदर, राइट, या किडनी के नेफ्रॉन्स में कोई इश्यू आ चुका है, आपके नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है। सो रीजंस आपके यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। रीजन आपके मल्टीपल हो सकते हैं। कई बार हो सकता है रीजंस आपके यहाँ पे दैट लेट्स से कि आपका देयर आर सम ड्रग्स व्हिच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द किडनी। तो चलिए हम यहाँ पे रीजंस पे हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द रीजंस ओवर हियर। So reasons can be as simple as your some drugs and steroid hormones, drugs and so I would say drugs can be one of the reason। कई बार ड्रग्स जाके आपके किडनी के फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, समटाइम देयर वुड बी सम एंटीबायोटिक्स। हाँ जी, ये भी देखने को मिलता है, एंटीबायोटिक्स कई बार आपके होते हैं। Some antibiotics can also have an impact on the kidney, right? You can have a condition of your damaged renal tubules. You have a damaged renal tubules. अगर आपके रेनल ट्यूब्यूल्स डैमेज है, तो अगर मैं रेनल ट्यूब्यूल टर्म लिख रहा हूं तो इसका याद रखना, रेनल ट्यूब्यूल का मतलब यहां पे होता है आपका पीसीटी, डीसीटी एंड हेनरिस लूप। पीसीटी, हेनरिस लूप एंड डीसीटी। ये तीन टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर माय लाइक डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स के लिए। तो अगर आपके रेनल ट्यूब्यूल्स अगर आपके यहाँ पे डैमेज, अगर वो सही से काम नहीं करते, तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपका किडनी आपका काम नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। याद रखना, कई बार एंटीबायोटिक्स आपका डैमेज कर सकते हैं, ड्रग्स आपका डैमेज कर सकते हैं, राइट। समटाइम यू कैन हैव अ इन्फेक्शन इन द you can have an infection in kidney। अगर इन्फेक्शन होता है किडनी के अंदर तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है कि आपका किडनी काम नहीं कर रही। सो याद रखना, जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही होती उसे हम कहते हैं यहाँ पे रेनल फेलियर। और एक और चीज आप समझ लो कि अगर मेरी किडनी काम नहीं कर रही तो अमाउंट ऑफ यूरिया मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मुझे मिल जाएगा। आई विल हैव हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द बॉडी। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही होती ना, देन यू नीड अ मेडिकल अटेंशन। बिना मेडिकल अटेंशन के आपका काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो होता क्या है कि अगर किसी की किडनी काम नहीं कर रही होती, देन दे हैव टू अंडरगो प्रोसीजर ऑफ माय हीमोडायलिसिस। उनको फिर करना पड़ सकता है आपको यहाँ पे हीमोडायलिसिस। तो ये बात है रखना कि अगर किसी का किडनी फंक्शनिंग हो नहीं रहा, देन दे हैव टू अंडरगो हीमोडायलिसिस। ये जनरली आपको कराना पड़ता है हफ्ते में 3 बार। जनरली ये डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है वैसे तो, बट जनरली देखा गया है इट हैज टू बी डन
थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। और जब आप एक बार ये कराने जाते हो तो लगभग अराउंड आपके 5 से 6 घंटे इसमें निकल जाता है। सो ये बात है, दिस इज माय हीमोडायलिसिस। अब याद रखना, हीमोडायलिसिस आपको तब कराना पड़ता है जब आप जानते हो कि आपकी किडनी कुछ नहीं कर सकती, किडनी के हाथ से चीजें जा चुकी है, वो खुद से कोई भी आपका एक्सट्रीशन या मैं कहूंगा अपना जो फिल्ट्रेशन का काम है वो कर नहीं सकती, तब आप ये करते हो। तो इसमें अगर मैं आपको जनरल आइडिया दूं, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, बट हीमोडायलिसिस में आप क्या करते हो कि आप ब्लड को बाहर निकालते हो और उस ब्लड में से जो भी यूरिया होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसे आप बॉडी के उसे ब्लड के बाहर, बॉडी के बाहर निकाल के उसको फिल्टर करते हो। सो आपने ब्लड को पर्सन के बॉडी के बाहर निकाला, उस ब्लड को फिल्टर किया और फिर आपने वही ब्लड को बॉडी के अंदर डाल दिया। यही चीज की जाती है ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, और ये थ्राइस अ वीक जनरली करना पड़ता है फॉर द पीपल सफरिंग विद रेनल फेलियर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो यू कैन हैव डिक्रीज और सेशन ऑफ द ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। आपका ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे रुक चुका है, ये आपके यहाँ पे हो नहीं रहा, राइट। एक्यूट रेनल फेलियर, बोथ किडनी स्टॉप वर्किंग, डेली यूरिन आउटपुट इज लेस देन 250 ml। ठीक है, अब उसे हम कहते हैं, अगर आपका 250 ml से कम अगर आपका यूरिन आउटपुट हो तो उसे हम कहते हैं ओलिगो यूरिया, उसे हम कहते हैं ओलिगो यूरिया। और अगर आपका 50 ml या उससे कम हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एन्यूरिया। ठीक है, अगर 50 ml उससे कम हो, देन यू कॉल हिम एज एन्यूरिया, इज अ टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, राइट। क्या रीजन आपके यहाँ पे हो सकते हैं कि हाँ, आपका एक रीजन ये भी हो सकता है दैट यू हैव अ लो ब्लड वॉल्यूम, अगर किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है। सो अगर ब्लड वॉल्यूम अगर आपका कम रहेगा तो आपका फिल्ट्रेशन उतना हो ही नहीं पाएगा जितना होना चाहिए था, सो दैट विल लीड टू अ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, राइट। डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स, मैंने बताया था आपको यहाँ पे। एंटीबायोटिक ड्रग्स आपके हो सकते हैं, उसके अलावा इवन यू हैव सम अदर ड्रग्स एज वेल। एंटीबायोटिक्स हो गए आपके यहाँ पे, अलग से आपके सेपरेट ड्रग्स आपके हो गए, दे कैन आल्सो डैमेज योर किडनी। और अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है कोई रीजन से, सो इवन इन दैट केस आपका किडनी का फंक्शन आपके यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है आपके रेनल फेलियर के अंदर, राइट। लो ब्लड वॉल्यूम, इवन मैं कह सकता हूँ आपको एक ही चीज लिख के यहाँ पे, दैट इवन व्हेन यू हैव लो कार्डियक आउटपुट, लो कार्डियक आउटपुट, तो अगर आपका कार्डियक आउटपुट अगर आपके यहाँ पे काफी लो हो जाता है, सो वो टाइम पे भी आपका किडनी का फंक्शन या फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। सो अगर किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया, देन सिंपल सी बात है, आपका यूरिन आउटपुट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। और याद रखना, अगर रेनल किडनी आपकी काम नहीं कर रही, देन यू हैव टू गो फॉर द हीमोडायलिसिस, राइट। अब हम देखते हैं हमारा अगला टर्म जो मेरा यहाँ पे, दैट इज माय नेफ्राइटिस। अब नेफ्राइटिस को हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय किडनी। नेफ्राइटिस टर्म का मतलब आप यहाँ पे रखना, इसका सिंपल मतलब आपका यहाँ पे ये है, इट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ योर किडनी। आपकी किडनी के अंदर आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन आपका कहीं पे भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन आपका हो सकता है पेल्विक एरिया के अंदर, इन्फ्लेमेशन आपका हो सकता है ग्लोमेरुलस के साथ। तो अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के साथ, अगर जो मेरे ग्लोमेरुलस है, इफ आई हैव सम ग्लोमेरुलस, और अगर ग्लोमेरुलस के अंदर आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, अगर यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, so that condition is called as my glomerular nephritis. That condition is called as my glomerular nephritis. तो ये बात याद रखना, अगर मेरे ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन हुआ, देन उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, देन दैट्स गोइंग टू बी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि हो क्यों रहा है आपका इन्फ्लेमेशन, जो किडनी में हो रहा है या ग्लोमेरुलस में हो रहा है, वो आपका हो क्यों रहा है? तो याद रखना, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ये सब आपका होगा बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जनरली देखा गया है कि कई बार आपके बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कई बार देखा गया है कि आपके बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और उन बैक्टीरिया की वजह से आपका ये इन्फेक्शन होता है किडनी के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन। इनकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर किडनी इज कॉल्ड एज माय नेफ्राइटिस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ये इन्फ्लेमेशन हो क्यों रहा है, तो याद रखना जनरली बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जनरली बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या मैं बात करूं किसी और ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से, यू कैन फाइंड कि आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है।
सो ये ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए है नहीं, बहुत ही सिंपल सा आपके सामने ये टर्म है। तो ये सिंपल सा टर्म प्लीज यहाँ पे आप याद रखना कि इसके वजह से आपके यहाँ पे हो सकता है आपका नेफ्राइटिस, ठीक है। एंड देन यू हैव योर डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये तो हमने देख लिया नेफ्राइटिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। अब ये टर्म थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है मेरे यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात की थी, किसी को याद है इसमें क्या होता है? एनीवन नोज दैट? मैंने बात तो किया था इस बारे में कुछ दिनों पहले, बताइए। Formation of dilute urine. राइट, ठीक है, बिल्कुल सही, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहोगे? एनीवन? Lack of ADH. Lack of ADH and बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन ऑफ Increase योर, in urine output. यस, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। तो कितना आउटपुट बढ़ जाता है, किसी को याद था कितना 14 आउटपुट to यहाँ पे बढ़ जाता 15 है? liter per day. 14 to 15 वेरी गुड, day. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 14 to 15 लीटर पर डे, ये आपका हो जाता है आपके यहाँ पे यूरिन आउटपुट, आपको यहाँ पे इतना ज्यादा आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। देन यू विल हैव, ठीक है, ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। और ये जो आपके यहाँ पे हो रहा है कि आपका यूरिन आउटपुट आपके यहाँ पे बढ़ रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडीएच। ये सब आपको हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडीएच। मेरा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से मेरा ये सारा कंडीशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एडीएच, जिसको इवन हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या होता है एडीएच का? Vasopressin. वैसोप्रेसिन, बिल्कुल सही। और ये मेरा वैसोप्रेसिन आता कहाँ से है? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस पे बनाया जाता है, बिल्कुल सी बात है। हाइपोथैलेमस उसे कहाँ रखते हैं फिर बना के? Posterior pituitary gland. Pituitary gland. हाँ जी, और फिर वहां से आएगा, बिल्कुल सही। सो अगर किसी पर्सन के अंदर यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच, देन दे विल हैव फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। आपका यूरिन यहाँ पे बहुत डाइल्यूट बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा। आपका यूरिन आउटपुट आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा अराउंड 14 से 15 लीटर तक आपका यहाँ पे, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर ऐसा कभी होता है देन जनरली सिम्टम्स क्या होते हैं? दैट अ पर्सन विल कॉन्स्टेंटली फील थर्स्टी। सो कॉन्स्टेंटली थर्स्टी फील होगा पर्सन को, एक तो थर्स्टी वाली फीलिंग आएगी, उसके साथ देयर कैन बी इश्यू ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होते हुए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो फीलिंग थर्स्टी एंड डिहाइड्रेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना। सो दे कैन कॉन्स्टेंटली फील थर्स्टी और दे कैन फील डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द दिस कंडीशन। तो ये चीज आपको रखनी है, और प्लीज याद रखना इसका कोई रिलेशन नहीं है शुगर मॉलिक्यूल के साथ। शुगर वाली जो डायबिटीज होगी उसके साथ इसका कोई भी यहाँ पे आपका रिलेशन आपको याद नहीं रखना है। इसका रिलेशन आपका बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपका यहाँ पे एडीएच नहीं है। एडीएच नहीं है तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे हो नहीं रहा है, और इसलिए आपका यूरिन का आउटपुट आपका बढ़ चुका है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ऐसे पर्सन को हमेशा प्यास लगेगी, पानी पीने का उसका दिल करेगा, उसके साथ साथ ही विल हैव इशू ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का लॉस हो रहा है इतना, सो ही कैन फील डिहाइड्रेटेड। तो इतनी बात याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय डायबिटीज इंसिपिडस। सो डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडीएच। इंटेंस थर्स्ट, आपका थर्स्ट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको फील होगा कि आपको थर्स्टी फील होगा, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। एंड लॉस ऑफ 14 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, बहुत ज्यादा पानी जा रहा है अराउंड द यूरिन, ठीक है। तो दैट इज माय डायबिटीज इंसिपिडस, सिंपल है। नाउ ग्लाइकोसुयूरिया, ये हमने ऑलरेडी बात किया था इसके बारे में थोड़ा सा। ग्लाइकोसुयूरिया ये कंडीशन मींस, इस टर्म का मतलब यहाँ पे होता है ग्लूकोज इन यूरिन। The term simply means you have a glucose in urine. If you have a glucose in urine, तो इससे एक बात समझ जाना कि अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है किसी पेशेंट के अंदर, दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ माय डायबिटीज मिलिटस। दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ योर डायबिटीज
mellitus. This is going to be a clear-cut sign of a diabetes mellitus. तो अगर किसी को डायबिटीज है जिसके अंदर आपका जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल आपका हाई रहता है बॉडी के अंदर, सो वो टाइम पे दैट ग्लूकोज कैन बी सीन द यूरिन एज वेल, वही ग्लूकोज आपको यूरिन में मिलेगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसोयूरिया। अब मुझे आप ये बताइए कि डायबिटीज मेलिटस में क्या वजह होती है जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज? Lack of insulin. ठीक है, ये Lack of insulin. ऑलराइट, ठीक है। सो यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला यहाँ पे दैट यू हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन, राइट? आप मुझे बताइए ये इंसुलिन करता क्या था? ऐसा क्या ही करता है इंसुलिन जो आपके लिए इतना वो इम्पोर्टेंट होता है? ये तो पता होना चाहिए ना आपको। आपने बताया लैक ऑफ इंसुलिन, आपकी बात सही है यहाँ पे दैट यू हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन ओवर हियर। ये बताइए मुझे कि इंसुलिन करता क्या है? शुगर लेवल मेंटेन करता है बॉडी में। कैसे मेंटेन करता है या क्या करता है वो? ठीक है, यह बात आपने बोली कि वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल। एक्चुअली में करता क्या है? बोलिए बेटा, बोलिए। इट मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। इट मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोज को बॉडी पार्ट में भेजता है। हाँ, ये जो ग्लूकोज होता है उसको वो सेल्स के अंदर ये भेजता रहेगा। सो व्हाट इट विल डू ना, इट विल ट्रिगर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू गेट इनसाइड द सेल। सो आपके ग्लूकोज जो आपके जितने भी आपके ग्लूकोज रहते हैं उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ये जितने भी सेल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर उनके अंदर ये उन्हें भेजेगा, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू मेंटेन द ग्लूकोज इन द ब्लड। सो याद रखना, जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाएगा। जैसे आपका खाना डाइजेस्ट हुआ, यू विल फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, स्पाइक होता है उसका। उस ग्लूकोज को आपको मेंटेन करना है, राइट? तो मेंटेन करने में आपकी इंसुलिन यहाँ पे मदद करेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट विल टेल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल चलिए आप सेल्स के अंदर चले जाइए, आप ब्लड में वैसे मत घूमिए, ब्लड में वैसे ही ज्यादा ग्लूकोज का रहना अच्छी बात नहीं है। सो दे विल सेंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स। और उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जो आपका बढ़ा था वो आपको आपस में नॉर्मल हो जाता है। तो ये काम होता है मेरे यहाँ पे इंसुलिन का। अगर इंसुलिन ना हो, you will have a high amount of glucose in the blood and that will be also seen in the urine as well. अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी को डायबिटीज होता है तो पीसीटी में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करा जाता? बोलिए। क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ उसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मतलब पीसीटी बहुत ज्यादा होता है तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसा कह रहे हो आप? सर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो थोड़ा एब्जॉर्ब करता है बट फिर उसको जाने देता है। राइट, तो एक लेवल तक ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसके बाद वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इट विल जस्ट लेट इट गो, राइट? सो दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा बट एक सर्टेन लेवल तक ही होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे नहीं होगा, इट विल यू विल जस्ट लेट दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल गो। तो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। सो यू विल हैव अ लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से आपकी ये चीज लाइक ये सारी चीजें आपको बॉडी के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो दैट इज माय ग्लाइकोसोयूरिया। और ये भी आपको कंडीशन याद रखनी है व्हिच विल बी सीन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो क्या ग्लाइकोसोयूरिया आप सबको यहाँ पे क्लियर है और ये कब हो रहा है? क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? राइट, इट इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ माय डायबिटीज मेलिटस वाली कंडीशन में आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज ग्लाइकोसोयूरिया। डायबिटीज इंसिपिडस हमने यहाँ पे देख लिया, देन वी हैव सीन द नेफ्राइटिस। ये सारे डिसऑर्डर आपको एक बार देखने पड़ेंगे तभी आपको ये सारे याद रहेंगे, बिकॉज काफी चीजों में तो काफी चीजें लाइक ओवरलैप कर जाती है, कुछ कुछ चीजें ओवरलैप करती है। सो यू हैव टू सी देम थॉरली। ये अब एक काम करें, 2-3 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम। कौन सा लगाए पहले हम यहाँ पे? पहले ये वाला लगाते हैं। क्वेश्चन ऑफ 49, ध्यान से देख लो यहाँ पे 49 और हैंड रेज करो अपना यहाँ पे। क्वेश्चन ऑफ सिंपल सा क्वेश्चन आपके यहाँ पे हार्वेस्ट इन द यूरिन। कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। कोमल क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑलराइट, अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे बिल्कुल सी बात है। आपके यहाँ पे आंसर है आपके यहाँ पे हेमेटूरिया। जब हमने ऑलरेडी बात किया था कि अगर आपके ब्लड के अंदर, अगर आपके यूरिन में अगर आपको यहाँ पे आरबीसी दिख रहा है या ब्लड अगर आपको दिख रहा है, दैट मींस हेमेटूरिया। ठीक है, डन।
A condition of failure of kidney to form urine is called. A condition of failure of kidney to form urine. अगर आपकी किडनी यूरिन नहीं बना पा रही तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हैंड रेज करके आपको बताना पड़ेगा. बताइए सलम, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. प्रिया ऑप्शन ए. एंड आरुषि. ऑप्शन ए. ऑलराइट, ऑप्शन ए आप सबका यहाँ पे सही आंसर है. एनुरिया इज अ कंडीशन जहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका हो नहीं पा रहा. कितना अमाउंट का ऑफ यूरिन यहाँ पे बनेगा एनुरिया वाली कंडीशन के अंदर? 50 मिलीलीटर. मिलीलीटर. ml, हाँ, या उससे कम जो भी रहेगा, दैट्स गोइंग टू बी योर यूरिन आउटपुट. ठीक है. मैच ऑफ फॉलोइंग है, खुद से कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट वाला मैच ऑफ फॉलोइंग है नहीं. देख लो ध्यान से एक बार. टेक योर 1 मिनट, रीड द ऑल द ऑप्शंस ओवर देयर थॉरली एंड देन ट्राई टू आंसर. क्या बात है प्रिया, हो गया? रुक जाओ, बाकी को भी कर लेने दो. चलो, मुस्कान, अंशिका, वेरी गुड. कोमल, बेटा बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा. बाकी लोग, सलाम एंड ऑल द अदर पीपल. सिंपल सा है, मैच ऑफ फॉलोइंग ये क्या ही करना है इसके अंदर. समझो तुम्हें ये गाउट नहीं मालूम, गाउट समझो तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम, तब भी आंसर तो निकाल सकते हो. आंसर तो भी निकल ही जाएगा. ठीक है. पलक बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, देन दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. ओके, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. ऑलराइट, एंड कौन रह गया? बहुत लोग रह गए. अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. ऑलराइट, देख लेते ऑप्शन डी आप लोग कह रहे हो यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू यू ए के साथ में लगा है यहाँ पे ऑप्शन 4, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. ठीक है, दैट्स माय ग्लाइकोसिलूरिया. राइट, बी को इग्नोर करते हैं, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे. रेनल कैलकुलेट के साथ मेरे यहाँ पे क्या लगना चाहिए? रेनल कैलकुलेट के साथ मेरे लगना चाहिए यहाँ पे मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी. मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी मेरे यहाँ पे लग जाएगा. सो ये भी मेरा हो जाता है. देन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ग्लोमेरुलस. इतने में मुझे मेरा आंसर मिल जाता है. वैसे ऑप्शन ए अगर मुझे मिल गया तो मुझे वैसे मेरा आंसर मिल गया. ए के साथ मेरे यहाँ पे 4 लगेगा. सो दैट ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ये बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. ठीक है. ऑलराइट, तो ये 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे और अभी और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे. अभी आपको यहाँ पे कवर करना है आपका आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है. सो वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज माय हीमोडायलाइजर और उसमें क्या क्या चीजें होती है जो हम वहाँ पे देखेंगे. अब ये सब हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर. आज की क्लास में हमने डिसऑर्डर हमारे कंप्लीट कर लिए एंड वी हैव आल्सो डन द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिनके थ्रू आपका कंटेंट आप बॉडी के बाहर आप रिलीज करते हो. तो ये 2 चीजें आज की क्लास में हमने कवर की है. एक बार पढ़ लो रात को सोने से पहले इन सब चीजों को एंड जो मॉड्यूल शेयर किया है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए. आई एम होपिंग दैट कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. कल भी हम क्या करेंगे? कल हम पढ़ेंगे हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, आर्टिफिशियल किडनी एंड देन विल डिस्कस क्वेश्चन सॉल्विंग. करेंगे कुछ पीवाईक्यू सॉल्व. लगभग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 10 पीवाईक्यू या 10 अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें ताकि और आपका इस टॉपिक पे आपका ग्रिप बने. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस चैप्टर में अभी तक जो हमने कराया है क्या वो सारी चीजें आपको अभी तक समझ आ रही है? यस. क्योंकि चैप्टर में काफी ज्यादा चीजें हैं, काफी ज्यादा कंटेंट है, काफी मटेरियल है याद करने वाला, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा जो भी हमने कराया था उसे. राइट, और अगर एनसीईआरटी पढ़ते समय अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज इंटरप्ट, मतलब मुझे बताइए सेपरेटली, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट. राइट, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो लेट्स रीड ऑल दोस थिंग्स अगेन बिफोर गोइंग टू स्लीप. ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एंड कल वापस मिलते हैं. कल हम करते हैं हमारे यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड विल डू द हीमोडायलिसिस एंड द पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग. क्वेश्चन सॉल्विंग जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये हम कल भी करेंगे. ठीक है. सो ऑलराइट देन पीपल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. अगर कोई सवाल है आपका आपके एंड से तो अपने सवाल आप पूछ सकते हो. अगर कोई सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे कल वापस से. सो या बाय, गुड नाइट, डू हैव फन, डू टेक केयर. चलिए बाय. थैंक यू सर.